Hello everyone, so today I'm going to continue with my previous video which was on the concepts of money, and there was one more important term to be discussed. What is the difference between money and high powered money? ठीक है, अब इसमें ना ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंस समझने की ज़रूरत है. इसमें मनी क्या होता है? मनी इज समथिंग जो हमने डिस्कस किया था, जैसे मनी सप्लाई में क्या क्या हम कैलकुलेशन करते हैं M1 में, मीन्स करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो आप ऑन योर विश आप कभी भी उसको विड्रॉ करवा सकते हो. जैसे आप सेविंग अकाउंट में आपके पास मनी पड़ी है तो आप अपनी डिमांड पे वो पैसे को विड्रॉ कर सकते हो. बट अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं. ठीक है, और एक होती है हाई पावर्ड मनी. उसके कंपोनेंट्स होते हैं R+C, वेयर R स्टैंड्स फॉर द सेम द करेंसी जो हमारे पास पब्लिक में जो नोट्स और कॉइन्स होते हैं, प्लस C मीन्स कैश रिजर्व ऑफ द बैंक. ठीक है, ये टर्म को हम आगे बैंकिंग में भी पढ़ेंगे. कैश रिजर्व ऑफ द बैंक मीन्स हमें पता है कि लाइक बैंक के पास जब डिपॉजिट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, ₹1000 डिपॉजिट किए, तो बैंक वो सारे के सारे ₹1000 लोन में लैंड नहीं कर सकती. उसको कुछ पैसे रिजर्व में रखने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व ऑफ द बैंक. ठीक है, ये हम टर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली कैश रिजर्व ऑफ बैंक मीन्स, हमारे पास जब बैंक के पास कोई भी पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट आता है तो बैंक वो सारे के सारे पैसे लैंड नहीं कर सकती, उसमें उसको कुछ परसेंटेज, ठीक है, अपने पास एज अ रिजर्व रखने होते हैं या RB के साथ एज अ रिजर्व रखने होते हैं. ठीक है, रिजर्व मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, वो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व ऑफ द बैंक. Now I'm going to start with concepts of banking. First is what do you mean by concepts of कमर्शियल बैंक. ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होता है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ SBI, ICIC, HDFC, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं. ठीक है, कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जो अपने सपोज करो आपने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, तो दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स. ठीक है, और फिर वो अगर किसी को लोन की ज़रूरत होती है तो वो उनको लोन भी लेंड करते हैं. क्लियर? मूविंग ऑन, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है, ये क्रेडिट क्रिएशन जो होती है वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही की जाती है, बिकॉज कमर्शियल बैंक ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन लैंड करते हैं. हमने अभी पढ़ा. ठीक है, चाहे मैं SBI की बात करूँ, ICICI, ऑल दीज आर कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, अब इसमें सबसे मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन, और ये कैसे प्रोसेस वर्क अपॉन करता है, हम इस प्रोसेस को समझेंगे. ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कि आप वो एक डिपॉजिट से कितना क्रेडिट क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है, इसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है, बट उसको प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी. हम जब प्रोसेस को समझते हैं उसमें कुछ अजम्पशंस बेस्ड हैं. वो क्या अजम्पशंस बेस्ड हैं? एक पहली बात, हमने ये अज्यूम किया कि एंटायर कमर्शियल बैंक इज़ वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक्स. ठीक है, सो दिस फर्स्ट अजम्पशन मीन्स कि जो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे कि ICICI है, HDFC है, इनके SBI है, हम इन सबको एक ही बैंक डीम आउट करते हैं. हम ये नहीं मानते कि ये अलग अलग बैंक से, हम ये समझते हैं कि एक ही बैंक है. दूसरी असम्पशन है दैट ऑल रिसिप्ट्स आर पेमेंट्स इन द इकॉनमी आर रूटेड थ्रू बैंक. इसका मतलब जो सारी की सारी पेमेंट्स होती हैं वो हम चेक या हम ड्राफ्ट या हम उस तरीके से करते हैं ताकि वो बैंक की तरफ से ही रूट करे. या सपोज करो कोई भी पेमेंट्स हमने करनी होती है तो हम वो भी चेक्स के थ्रू करते हैं. मीन्स वी डोंट डील इन कैश. हम सारी की सारी जो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम बैंक के थ्रू ही करते हैं. ठीक है, एक दूसरी असम्पशन ये है. सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट असम्पशंस. उससे पहले हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को करें. ठीक है, अब द नेक्स्ट, सो द थर्ड वन इज़, ये अजम्पशन नहीं है बट ये लीगली एक रिक्वायरमेंट है कि जो बैंक्स हैं वो उनके पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे डिपॉजिट्स वो लोन की फॉर्म में नहीं दे सकते. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो RBI की तरफ से है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलें कि बैंक्स के पास ₹1000 डिपॉजिट में आया तो बैंक्स ऐसा नहीं कर सकती कि ₹1000 ही वो लोन में दे दें. ठीक है, बिकॉज बैंक्स के वो एक लीगली कंपल्शन है कि उनको एक कुछ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स रिजर्व रखना पड़ता है. ठीक है, वो उसको लैंड नहीं कर सकते. उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो या वेरिएबल रिजर्व रेशो भी बोलते हैं, उसको LRR भी बोलते हैं. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में. सो बैंक्स क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 10% है, ठीक है ना, सो अगर आपके पास ₹1000 आए डिपॉजिट तो हम 10% मतलब 1000 का 10% कितना हो गया, ₹100 है ना. ₹100 वो रिजर्व में रखेंगे तो वो बाकी के ₹900
लेंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से लीगल रिजर्व रेशो चलता है, ठीक है। अब जब हम ये प्रोसेस को समझेंगे ना, हमने इसमें ना एक अज्यूम किया है कि हमारे पास डिपॉजिट है 1000 रुपीज़, ठीक है। बैंक किसी भी कस्टमर ने बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया है, LRR है 20%। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक्स को डिपॉजिट का 20% रिजर्व में रखना होता है और वो बाकी का जो 80% है ना वो लैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो वील अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोसेस एंड हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। अब सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे ज्यूम क्या किया है कि इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास ₹1000 आया है, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास कितने आया है, ₹1000, और LRR है 20%। इस क्वेश्चन के ज्यूम में हमने सिर्फ, हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 आया है और हमारे पास जो LRR है वो कितना है, 20% है। हम इसके थ्रू सारे टेबल पे वर्क अपॉन करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब देखो 1000 का 20% कितना हुआ, 200। जो बैंक्स हैं वो 1000 में से 200 रुपीज़ रिजर्व रखेंगे, वो लैंड नहीं कर सकते, तो बाकी वो कितना लैंड कर देंगे, 1000 में से 200 रिजर्व रखा तो 800 दे लैंड, ठीक है। चाहे आप लोन कॉलम सेकंड कॉलम बनाना, दैट इज सेम। अब क्या होगा, हमने अब हमारी दूसरी जम्पशन आ गई, उसमें हमने ये बोलना था कि सारे के सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स किसके थ्रू रूट करती हैं, बैंक के थ्रू रूट करती हैं। इसका क्या मतलब कि अब जैसे हम ये राउंड चलेंगे, राउंड 1 समझो, ठीक है। राउंड 1, अब ये जो हमने लोन, हमने ना सपोज करो किसी कस्टमर है, उसको हमने लोन दे दिया। हम लोन उसके हाथ में कैश की फॉर्म में नहीं देंगे, हम लोन कैसे देंगे, उसके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 800 रुपीज़। अब उसको ने क्या किया, उसने 800 किसी भी पेमेंट करने के लिए यूज़ किया, ठीक है ना। अब वो पेमेंट भी किसके थ्रू करेगा, चेक या ड्राफ्ट के थ्रू, मीन्स बैंक के थ्रू ही करेगा ना, ठीक है। अब उसने 800 उसको पेमेंट की और वो किसी और पर्सन के अकाउंट में चले गया। अब मीन्स अब बैंक में दोबारा 800 का डिपॉजिट आ गया, क्लियर। अब बैंक, आपको पता है अगर ये डिपॉजिट 800 का आया, बट 800 का 800 लैंड तो कर नहीं सकते, हमने 800 का क्या करना पड़ेगा, 20% रिजर्व में रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का 640 हम लैंड करेंगे। ऐसे ही राउंड 2 आ जाएगा, 640 हमारे पास आ गए थे, बट आपको पता है अगेन आप 640 के 640, वो भी सेम है, हमने 640 किसी को लोन दिया, फिर वो लोन उसने किसी और को पेमेंट की अगेन थ्रू बैंक, जो हमारी एग्जाम्पशन है, और बैंक में दोबारा 640 से डिपॉजिट आ गया और हम सारे बैंक्स को एक ही बैंक मान रहे हैं। ये हम दो एग्जाम्पशंस, प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम्पशंस पे ध्यान रखें। 640 का अगेन 20%, आपको पता है आप लैंड नहीं कर सकते, आपको रिजर्व रखना होगा, सॉरी इट्स 128, राइट, हाँ 128 हम उसको एज इट इज़ रखेंगे, और 512, क्लियर, 512 वी कैन लैंड, हमने किसी और को दे दिया। ऐसे राउंड 3 हो जाएगा, ठीक है। राउंड 4, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, टिल व्हाट अमाउंट ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये हमारे डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन करके इस करके इसको बोलते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर, है ना, क्योंकि हमारे डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यू कैन ऑल्सो से मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/LRR। अब LRR यहाँ पे कितना था, 20%, राइट। सो 1/20% या 100/20, दैट इज 5 टाइम्स। इसका मतलब इनिशियल डिपॉजिट मेरा 1000 था, अब वो डिपॉजिट की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स फाइनली, मीन्स 1000 इंटू 5 है ना, 1000 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट था, that will multiply by 5 times, it will become 5000। सो दिस विल कंटिन्यू टिल 5000 हमारा डिपॉजिट बन जाएगा। एक 1000 रुपीज़ के डिपॉजिट से हमने कितना डिपॉजिट बना लिया, 5000। दिस इज क्रेडिट क्रिएशन, राइट। अब आपको पता है 5000 भी हम सारा का सारा लैंड नहीं करेंगे, उसका 20% हमने रिजर्व में रखा होगा, 5000 का 20% मीन्स 1000, और बाकी का 4000 हमने क्या कर दिया होगा, लैंड। इस तरीके से हमारी वर्किंग चलती है, इस तरीके से बैंक्स एक डिपॉजिट से क्रेडिट क्रिएट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। अब हमने एक तो ये प्रोसेस को समझना है, ठीक है। ये टेबल है, अब आप आंसर की जब आंसर देखोगे ना, आंसर अटेम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा बहुत लंबा आंसर है, बट एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। और एक और बात समझने की ज़रूरत है, हमने एक फॉर्मूला देखा कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, ठीक है। मतलब जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर और LRR दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
इसका मतलब अब देखो, अगर मैं मान लो कि LRR हमारा होता, यहाँ पे तो मेरा LRR कितना था, 20% था ना। अगर समझ लो मेरा LRR होता 10%, ठीक है। सो क्या करते, 1 बाय मी सिंपली 100/10, दैट मीन्स 10 टाइम्स। मैंने LRR को क्या किया, कम, ठीक है। और अब देखो आपका डिपॉजिट पहले 1000 था, फिर फाइनल डिपॉजिट कितना हो जाता है, 10,000। इसका मतलब कि जब आपका LRR कम हो रहा है, आपका डिपॉजिट बढ़ रहा है। जब आपका LRR कम हो रहा है मीन्स लोअर द वैल्यू ऑफ LRR, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर. What does this signify? This signifies that there is inverse relationship between deposit multiplier and LRR. Clear? I hope this is understood. सो मूविंग ऑन विद दिस सेम प्रोसीजर. सो यही है पॉइंट्स. सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमारा डिपॉजिट है 1000 रुपीज़, LRR है 20%, ठीक है. सो बैंक्स को 200 रुपये रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी का 800 वो लैंड कर देंगे. बट आपको पता है वो हम कैश में डील नहीं करते, हम उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है, और हम उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे. क्लियर? सो दिस प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यू विद सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, और तब तक होता जाएगा. दिस इज द टेबल फॉर योर रेफरेंस. क्लियर? And then we talked about money multiplier, or that is 1 by LRR. Please very important note that you have to write these points as your answer. Clear? Now the next important question is, what is the difference between central bank and commercial bank? ठीक है. सेंट्रल बैंक इज बेसिकली, जो हम सेंट्रल बैंक, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो सारी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है. कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, जो ये डिपॉजिट्स हमारे एक्सेप्ट करते हैं, जो आप जहाँ पे अपने पैसे डिपॉजिट कराते हो, और जो लोन्स वगैरह में डील करते हैं, ठीक है. सो दीज आर कमर्शियल बैंक्स. सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मीन्स इट्स मेनली अ सेंटर यूनिट जो सारे के सारे बैंक्स को ओवरसी करता है. और जो कमर्शियल बैंक है वो एक बैंकिंग स्ट्रक्चर का यूनिट है. क्लियर? सो सेंट्रल बैंक इज़ गवर्नड बाय गवर्नमेंट. जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट ओन भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं. अगर मैं बात करूँ ICICI की, तो ICICI एक प्राइवेट ओन बैंक है. बट एक अगर हम बात करें SBI की, SBI इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, ठीक है. जो सेंट्रल बैंक होते हैं दे अर्न विदाउट अ प्रॉफिट मोटिव, तो उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बिकॉज दे वर्क फॉर द पब्लिक. बट वेर एज वी टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक, दे एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. और सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, लाइक वो लोन जब देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं. सो दे बेसिक इनकम्स फॉर देयर, ठीक है. सेंट्रल बैंक एक सोल मोनोपोली है जिसके पास करेंसी इशू करने की पावर है, ठीक है. अब जब कभी भी नोट देखोगे, नोट पे देखोगे RBI गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है. उसी के पास पावर है करेंसी इशू करने की, और किसी के पास पावर नहीं है, ठीक है. बट कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती. सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता, उसके लिए कमर्शियल बैंक है. बट कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करता है, राइट. तो सेंट्रल बैंक इज वन एंड ओनली इन वन कंट्री, एंड दिस इज RBI इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. बट कमर्शियल बैंक में जैसे बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे हमने बात किया SBI, PNB, HDFC, सो ऑन. Clear? So moving on with the difference. Now the next and most important question I'm discussing for the central bank is the functions of central bank. ठीक है. सबसे पहला है बैंक ऑफ नोट इशू. सेंट्रल बैंक के पास सोल मोनोपोली है इशू करने की नोट्स, ठीक है. सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नोट्स इशू कर सकता है, और जो सेंट्रल बैंक नोट्स इशू करेगा वो लीगल टेंडर मनी है. लीगल टेंडर मनी मतलब दे आर एक्सेप्टेबल. ऐसा क्यों है, अगर एक ही जना इशू कर रहा है ना तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, ठीक है. एक प्रेस्टीज है ना. आपको पता है कि जो RBI ने नोट्स इशू किए हैं वो लीगली एक्सेप्टेबल है. लोगों को फेथ है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल नोट्स हैं, और बाकी सब काउंटरफीट या फेक नोट्स बोलते हैं जिनको, ठीक है. सो एक गवर्नमेंट के पास भी पावर रहती है कि गवर्नमेंट मेक श्योर कर सकती है, जैसे एक ही पर्सन है जो इशू कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास भी पूरा डाटा अवेलेबल रहता है कि कितने नोट्स हैं, कितनी मनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे भी इट हेल्प्स आउट. क्लियर? सो सेंट्रल बैंक के पास पूरा एक्सरसाइज होता है कि हमें कैसे कैसे करना है, ठीक है. अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो D वाला, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इट इनेबल्स द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द क्रेडिट क्रिएशन. अब सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करती है क्रेडिट क्रिएशन को? क्रेडिट क्रिएशन तो कमर्शियल बैंक्स करती है, बट सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो रेट चेंज करती रहती है. जो हमने लीगल रिजर्व रेशो की बात की ना, वो कौन बनाता है, वो सेंट्रल बैंक ही डिफाइन करती है कि कितनी लीगल रिजर्व रेशो होगी, 20%, 10%, ठीक है. उससे वो कंट्रोल करती है क्रेडिट क्रिएशन को, ठीक है. हमने देखा जब लीगल रिजर्व रेशो कम हो जाता है मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाता है. सो उसके बेसिस पे दे वर्क अपॉन. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. बेसिकली
सेंट्रल बैंक जो है वो पब्लिक के साथ डील नहीं करती, वो एक गवर्नमेंट की बैंकर है। वो गवर्नमेंट के सारे डिपॉजिट्स, जैसे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, ठीक है, पेमेंट्स करनी है, और गवर्नमेंट ने कोई फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट्स करनी है, तो सारी की सारी कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। किसके बिहाफ पे करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है, ठीक है। इट वर्क्स एज एन एजेंट। एजेंट का मतलब होता है, मीन्स हमें गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई काम करना, ठीक है ना, वो टैक्सेस कलेक्ट करना, पब्लिक डेट को मैनेज करना, ठीक है, सारे काम मतलब उनके बिहाफ पे करता है। एंड मोर ओवर वो एज अ बैंकर, एज एन एजेंट एंड एज एन एडवाइज़र भी काम करता है, ठीक है, बिकॉज सेंट्रल बैंक को पता होता है कि क्या रेट चल रही है, क्या मनी सप्लाई चल रही है, तो इट एडवाइसेस गवर्नमेंट ऑन वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स एज वेल एज इकोनॉमिक मैटर्स, ठीक है। उससे पता चलता है गवर्नमेंट को आगे क्या डिसीजन लेने चाहिए। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। मीन्स अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि हाँ वो प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी का ऑर्डर दे या नहीं दे, ठीक है। डीवैल्यूएशन, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करनी चाहिए, ठीक है, ये हम आगे टर्म्स भी पढ़ेंगे। सो ऑल दीज मैटर्स जो है वो सेंट्रल बैंक गाइड करता है गवर्नमेंट को। थर्ड वन, ये एक गवर्नमेंट का भी बैंक है और ये बैंकर्स का भी बैंक है, ठीक है। बैंकर्स बैंक मीन्स आपको पता है कि जो भी सारे बैंक, कमर्शियल बैंक्स हैं ना, इनका अकाउंट सेंट्रल बैंक के साथ रहता है, ठीक है। सो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स। अभी जैसे हमने बात की कि बैंक्स जो हैं वो सारे के सारे जो डिपॉजिट आते हैं ना, उसका वो लोन नहीं दे सकते, उनको कैश रिजर्व रखना होता है। वो कैश रिजर्व किसके साथ रखना होता है? आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। और बेसिकली जो ये कैश रिजर्व होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी सीजनल स्ट्रेंस मतलब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ जाए, ठीक है, तो आपके पास एक है कि आप फंड में पैसा पड़ा है, तो इट टेंड्स टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज, कोई भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ जाए। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज करो कमर्शियल बैंक है, उसको पैसों की ज़रूरत आन पड़ी, ठीक है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा पैसे लेने का, कोई दूसरे बैंक्स, कोई पब्लिक, कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक है एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब एक सेंट्रल बैंक है, अगर उसके पास कहीं से भी उसके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है और उसके पास मनी की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब पैसा नहीं है, तो वो सेंट्रल बैंक से ले सकता है। सेंट्रल बैंक उसको एडवांस करता है, लोन्स और एडवांस भी देता है, ठीक है। और वो ऐसे नहीं देता, वो कुछ अपने एक प्लेज रखता है ना, मतलब कुछ उसमें सिक्योरिटी रखता है और सिक्योरिटी के बदले में वो उसको लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो ये बैंकर्स का बैंक है। थर्ड वन इज़ क्लियरिंग एजेंट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब आपको पता है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई HDFC बैंक का अकाउंट का चेक आ गया, बट मेरा अकाउंट तो ICICI बैंक में है, तो मैं तो अपने ही बैंक में चेक लगाऊंगी ना। तो बट इसमें क्या होता है, इंटर क्लेम्स पड़ जाते हैं कि एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा लेना है या दूसरे बैंक को उससे बैंक से पैसे लेने हैं। अब इस क्लेम को सेटल करने में सबसे इम्पॉर्टेंट काम करती है सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करती है, बिकॉज आपको पता है सेंट्रल बैंक के पास सारे बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं, तो उसको सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, सेटलमेंट, इसके इतने पैसे देने रहते हैं, उसके उतने देने रहते हैं, तो उसने सेटल कर देता है और इट मेक्स ऑल द अकाउंट सेटल। तो एक क्लियरिंग हाउस ने क्लियरिंग करते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन अगेन परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक। क्लियर। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखता है ताकि कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारी कंट्री के अगर सपोज करो इंपोर्ट ज़्यादा है, हम बाहर से सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं और एक्सपोर्ट कम है, जो आजकल की रियलिटी है ना, तो अब उसमें क्या होगा कि हमारा जो BOP है वो डेफिसिट में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स रखता है और वो विद टाइम बाय या सेल करता रहता है फॉरेन करेंसीज को, ताकि इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। फिफ्थ इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जिसके बेस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट पे, कि सेंट्रल बैंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है। प्लीज़ इसको ध्यान से समझना कि वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है। क्लियर। और यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, ठीक है। अब ना इकोनॉमिक्स में एक तो ये होता है कि क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, आंसर सेम होते हैं, तो इसका एक और क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। एक तो ना मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI की पॉलिसी बोलते हैं, RBI बनाती है, हर 2 मंथ्स के बाद आती है, बाय मंथली होती है, ठीक है। इसमें वो रेट्स डिफाइन करती है। अब ये रेट्स का हमारी मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट करता है, इसको हम समझेंगे। बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वान्टिटेटिव, ठीक है, एक होते हैं क्वालिटेटिव। सबसे पहले क्वांटिटेटिव की बात करते हैं।
सबसे पहले आ जाता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है। जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, क्लियर। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, मीन्स हमने देखा कि कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिक्योरिटीज़ वगैरह अपनी प्लेज करके, मतलब गिरवी रख के, या वो उसको बोलते हैं, और मॉर्टगेज करके आरबीआई से लोन ले लेती है, क्लियर। अब इसमें मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है? अब देखो, अगर सपोज करो मैंने बोला कि रेट था 8%, ठीक है, बैंक रेट था 8%, बट आरबीआई ने वो रेट को क्या किया, बढ़ा दिया। कमर्शियल बैंक को लोन दिया बट रेट बढ़ा कर दिया। अब क्या होगा? अब कमर्शियल बैंक जो आगे पब्लिक को लोन देती है ना, वो रेट भी बढ़ा देगी, जो लैंडिंग रेट होता है, ठीक है, जो पब्लिक को लोन देती है जिस रेट पे। इससे क्या होगा? लोन लेना महंगा हो जाएगा, लोग कम लोन लेंगे, राइट। लोग जो है वो लोन कम प्रेफर करेंगे, उससे क्या होगा, वो अपने खर्चे वगैरह भी कम करेंगे क्योंकि हमने लोन ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो बैंक्स में क्रेडिट है जो वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकेंगे क्योंकि लोगों को लोन लेना महंगा पड़ेगा, तो लोग लोन कम लेंगे, क्लियर। सो दिस मीन्स जब रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो इकॉनमी में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सो आरबीआई रेट्स बढ़ाती है ताकि इकॉनमी में मनी सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। और इसका ऑपोजिट भी देखो, अगर आरबीआई रेट कम कर देगी तो कमर्शियल बैंक अपना लैंडिंग रेट भी कम कर देगी, ठीक है, और इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इकॉनमी में बढ़ जाएगी, बिकॉज सारे लोग लोन लेंगे, लोन कम रेट पे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, तो लोग लेना शुरू कर देंगे, और इकॉनमी में जो मनी की सप्लाई है, मनी सप्लाई इज नथिंग बट करेंसी, नोट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, यही सब होते हैं ना, और वो सब क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो बैंक रेट क्या है, वो रेट जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लैंड करती है, और जब बैंक रेट बढ़ जाता है तो लैंडिंग रेट बढ़ जाता है और मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सेंट्रल बैंक कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो बाय और सेल करती रहती है, ठीक है, फ्रॉम कमर्शियल बैंक या पब्लिक से। अब कब बाय करती है, कब सेल करती है, हम उसको समझेंगे। आपको पता है, जैसे मैंने अभी पहले बात की, कमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज जो डिपॉजिट आती है उसका कुछ परसेंटेज कैश में रखती है और वो लोन नहीं देती। ऐसे ही कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, वही कुछ परसेंटेज का ऑफ डिपॉजिट्स का, और वो उसमें वो लोन नहीं देती, अपने पास रिजर्व रखती हैं। अगर क्या करें, अगर सेंट्रल बैंक सेल कर दे वो सिक्योरिटीज़ को, अगर सेंट्रल बैंक सेल कर देगी तो बैंक्स की जो रिजर्व है वो क्या हो जाएंगे, कम, ठीक है। एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट भी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई इकॉनमी में भी क्या हो जाएगी, कम। अब अगर परचेज करना शुरू कर देगी तो रिजर्व्स बढ़ जाएंगे और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली सेलिंग रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, सेलिंग इट रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, एंड परचेजिंग इट इंक्रीजेज द रिजर्व्स एंड इंक्रीजेज द मनी सप्लाई। नेक्स्ट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, एलआरआर, जो हमने पीछे क्रेडिट क्रिएशन में बात की थी। एलआरआर दो चीज़ों से बनता है, एक होता है कैश रिजर्व रेशो, एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर और एसएलआर बोलते हैं जिसे। सीआरआर क्या है, इट इज़ दी रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, ठीक है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स मतलब टाइम लाइबिलिटीज़ मीन्स फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स, जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखने होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कैश। प्लीज़ यहाँ पे मेंशन करना कि कैश की फॉर्म में, ठीक है। हमने अभी देखा ना, वही मतलब है, वही चीज़ है कि डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है कैश की फॉर्म में, उसको बोलते हैं सीआरआर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का होता है मतलब वही चीज़ है, बट यहाँ पे हम कैश की फॉर्म में नहीं रखते, हम इसको रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। एसएलआर में हम सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एंड सीआरआर को हम कैश की फॉर्म में रखते हैं। सीआरआर सेंट्रल बैंक के साथ रखा जाता है, एसएलआर सेंट्रल बैंक अपने पास रखती है, बस इतना समझ लो। उसके बाद अब यहाँ पे भी यही पॉइंट है कि अगर जो हमने पीछे बैंक रेट में पढ़ा, जब रेट बढ़ जाएगा, अब रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक आगे रेट बढ़ा देगी, उससे क्या हो जाएगा, इकॉनमी में क्रेडिट कम हो जाएगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो स्ट्रेट अवे हमने एक सिंपल सी बात समझी, जब रेट बढ़ते हैं, जब रेट्स बढ़ते हैं, ठीक है, इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है ना, जो क्रेडिट क्रिएशन है, वो क्या हो जाता है, कम। और या जब रेट कम होते हैं तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे भी यही पॉइंट है, जब इंक्रीज हो जाएंगे रेट्स तो हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम।
एस एल आर भी सेम पॉइंट है कि अगर आप रेट्स बढ़ेंगे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स जो हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करते हैं कि CRR 4% है, ठीक है। सो इन दीज टर्म्स नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इन दैट फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करो आपने क्या किया, आपने अब आपको पता है एक जनरल सी टर्म है कि बैंक्स जब ना लोन लेते हैं तो वो कुछ टर्म ऐसा आपके साथ सिक्योरिटी रखते हैं। जैसे आपका घर या कोई भी लैंड या एसेट आपके पास है तो बैंक्स अपने पास उसको रखते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो बैंक्स ने 50 लाख का एसेट लिया रखा आपके पास, तो वो 50 लाख का लोन तो नहीं देंगे। वो लोन कितने का देंगे? सपोज करो उन्होंने लोन दिया 40 लाख का। इसका मतलब 50 लाख का हमारा एसेट रखा, उसमें से 40 लाख का उन्होंने क्या दिया आपको, लोन दिया, ठीक है। 50 लाख का 20% मीन्स 20% रखा ना, 10 लाख उन्होंने अपने पास एक मार्जिन रखा। इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मीन आपने जितने का उन्होंने एसेट रखा और कितने का आपको लोन दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आपसे मार्जिनल पर्सन कितना है, 20% है। क्लियर, आई यू आर गेटिंग दिस कि 20% मीन्स आपने कितने की अपनी सिक्योरिटी रखी और कितने का लोन दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अगर 40% मार्जिन होगी तो बैंक्स कितना लोन देंगे आपको, 60% देंगे। अब इसमें भी वही बात है, अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, मतलब मनी सप्लाई हमने क्या करनी है, मनी सप्लाई हमने कंट्रोल करनी है मीन्स कम करनी है, तो हम मार्जिन रेट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। मतलब ये हमेशा वही ऐसे ऑपोजिट चलते हैं। मतलब पहले 40% है तो 50% कर देंगे। तो अगर आप लोन पहले 60 दे रहे थे, अब कितना दोगे, 50 दोगे, ठीक है। अब इसको सिंपल सी बात होंगी, जैसे मैंने अभी बोला कि 50 लाख था, हमने 20% मार्जिन है, तो हम कितना लोन दे रहे थे, 40 लाख। अब अगर वो हो गया 30 लाख मीन सॉरी 20% से हमने उसको क्या कर दिया, हमने उससे 30% कर दिया। सो 50 लाख का 30% विल बी 15 लाख। हम 15 लाख का मार्जिन रखेंगे और हम कितना लोन देंगे, 35 लाख। तो लोन क्रेडिट कम हो जाएगा इकॉनमी में, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो सिंपली सी बात, रेट्स बढ़ जाते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट टू मेथड्स हैं, ठीक है, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ परसेंटेज डिफाइंड नहीं है। इसमें परसुएशन मतलब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को परसुएट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि आप इस तरीके से काम करो। आप लोन अगर सपोज करो उनको मनी सप्लाई कम करनी है तो वो कहेंगे लोन कम दो, ठीक है। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब लोन सिलेक्टिव पर्पस के लिए ही दो, कुछ सिलेक्टिव जैसे ज़रूरी पर्पस है ना, जैसे एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन चीज़ों के लिए दो। और अनप्रोडक्टिव चीज़ें जहाँ पे लॉस होने का ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब हमें लगता है कि जैसे बिजनेस मैटर्स में क्या होता है, कई बार चीज़ें ऊपर नीचे चली जाती हैं और लोन में घाटा हो जाता है, तो लोग लोन नहीं पे कर पाते, जैसे विजय माल्या के केस में हुआ, ठीक है। तो जब हम इकॉनमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि वो प्रेशराइज करते हैं कि आप इस तरीके से एक्ट अपॉन करो, ठीक है, और कुछ सिलेक्टिव चीज़ों के लिए लोन दो। और अगर मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो वो बैंक्स को एक लेयर देते हैं दैट येस यू कैन वर्क एंड यू कैन गिव मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोन्स, ठीक है। सो दिस इज द वे दे वर्क अपॉन। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़े, तो हम कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक का एक मेन फंक्शन मीन्स प्राइमरी मतलब मेन फंक्शन क्या होता है, डिपॉजिट लेना और लोन देना, ठीक है। अब डिपॉजिट्स में भी आ जाता है करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट जो बेसिकली जनरली बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है, वो अपनी पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए इधर से उधर, तो वो क्या करते हैं कि ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, बिकॉज आप कभी भी इनको विड्रॉ करवा सकते हो। इन पे जनरली कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता और उल्टा बल्कि बैंक्स कुछ चार्ज करते हैं आपसे क्योंकि इनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट्स। आई नो यू विल बी वेरी वेल अवेयर विद दिस टर्म कि आपने कुछ डिपॉजिट किए हैं बैंक में और वो आपके पास अब लाइक अपने 1 साल की FD बनाई है तो 1 साल तक पैसे बैंक में रहेंगे, तो आपको फिर उसके बाद इंटरेस्ट मिलता है। बट इस पे जो ये टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं इनको, और इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो सेविंग से ज़्यादा मिलता है। सेविंग इज जिसमें करंट और फिक्स डिपॉजिट के दोनों फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें चेक फैसिलिटी होती है, हाँ करंट में भी चेक फैसिलिटी होती है, फिक्स डिपॉजिट्स में चेक फैसिलिटी नहीं होती। क्लियर, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। बट आप सेविंग में विड्रॉ कर सकते हो बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इस पर भी इंटरेस्ट मिलता है बट वो फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। नेक्स्ट इज एडवांसिंग ऑफ लोन। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है
कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक कैश क्रेडिट देती है। कैश क्रेडिट मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए कम टाइम के लिए जो लोन मिलता है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गया, आपने बैंक ने आपकी लिमिट दे दी कि 50,000 आपकी लिमिट है, आप उतना खर्च सकते हो, ठीक है। सो उस पर होता है। एंड आप 50,000 में से जितना पैसा विड्रॉ एक्चुअल करोगे उतने भी आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, सभी पे नहीं। और डिमांड लोन्स, ठीक है। डिमांड लोन्स क्या होते हैं? जो जैसे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वैसे डिमांड लोन्स होते हैं जो बैंक कभी भी कॉल अपॉन कर सकती है पे करने के लिए। शॉर्ट टर्म लोन्स, राइट। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होती हैं? जो हम कुछ सिक्योरिटी, छोटी मोटी सिक्योरिटी रख के हम कुछ टाइम, कम टाइम के लिए लोन दे देते हैं बैंक्स को, दैट इज़ शॉर्ट टर्म, पब्लिक को, दैट इज़ शॉर्ट टर्म लोन्स। बट प्राइमरी के अलावा कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे एडिशनल सेकेंडरी फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वन इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट मीन्स आप कई बार क्या होता है, ये करंट अकाउंट फैसिलिटी या करंट अकाउंट वालों को या जो प्रेस्टिजियस कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, जिनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आपके अकाउंट में सपोज करो अभी 10,000 है, बट अभी आपको पैसों की ज़रूरत है, यू नीड टू पे सम पार्टी और फॉर 30,000 रुपीज़। सो बैंक्स अपने कुछ प्रेस्टिजियस कस्टमर्स को या रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स को पावर देती है और कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए वो अपना अकाउंट ओवरड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स 30,000 के रिक्वायरमेंट 30,000 कर सकते हैं। ऑब्वियसली बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है और वो ये फैसिलिटी को मिल जाती है। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बैंक सी भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने किसी को गुड्स सेंड किए बट उसने मुझे पैसा नहीं पे किया, तो मैंने एक बिल बना कर दिया कि मुझे 3 महीने में पैसे दे देना। वो इस पार्टी ने बोला ठीक है, ये बिल है, ये प्रूफ है कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दूंगी, बट ठीक है, मुझे उस पार्टी से 3 महीने बाद पैसे आने वाले हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने बैंक गई, वो बिल ले गई कि मेरे पास 3 महीने बाद ये पैसे आने वाले हैं, बट मुझे अभी पैसों की ज़रूरत आ रही है। तो बैंक हेल्प करती है। बैंक क्या करेगी, वो कुछ डिस्काउंट कट करती है, ठीक है। जैसे 1,000 रुपीज़ था, उसमें से उसने 5-6% कुछ भी जो उसकी अमाउंट डिफाइंड होती है वो डिस्काउंट कट करती है और बाकी के पैसे वो मेरे को दे देगी। और जब जब एक्चुअली ड्यू डेट आएगी तो बैंक्स उस पार्टी से कलेक्ट कर लेती है। सो दिस इज़ द फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट वन इज एजेंसी फंक्शंस, ठीक है। नाउ एजेंसी फंक्शंस इज बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट दी सेकेंडरी में ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ सम ऑफ द एजेंसी फंक्शंस आर देयर। मीन्स जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है, आपके फंड्स ट्रांसफर करना, आपकी बिहाफ पे कुछ कलेक्शन है पेमेंट करनी, जैसे इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती है, हमने बोला होता है कि इस टाइम पे बिल पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये सब फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है। इन एडिशन टू दैट कुछ जनरल फंक्शंस भी हैं। लॉकर फैसिलिटी, जिसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह आप बैंक्स में लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। ट्रैवलर चेक, ट्रैवलर चेक क्या होता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो बट आपको पता है कई बार कुछ चेक बुक्स होती हैं जो इंटरसिटी या दूसरी सिटीज़ में कैशेबल नहीं होती, तो वो बैंक्स कुछ ट्रैवलर चेक देते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब एज अ ग्रेंटर एक्ट करना, दैट इज बैंक से हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दीज आर द एडिशनल फंक्शंस। अंडरराइटिंग, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में डाटा वगैरह सारा कलेक्ट करना, ये भी कमर्शियल बैंक्स कुछ फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैंकिंग वी डिस्कस्ड अबाउट। थैंक यू।